हाँ जी, तो ऑक्सीजन फैमिली पे थे अपन, है ना। HCl वाला बच रहा था, HCl बच रहा था। ठीक, तो फ्लोरीन में सबसे पहले HCl की बात करते हैं। HCl की प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो कलरलेस गैस होती है, हैविंग पंजेंट स्मेल। ठीक है, इसके अंदर जब अपन रैंडम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे राजल, तो उसमें इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ये अपन जानते हैं। तो इसी के बेसिस की दो चार रिएक्शन। अब डिपेंड्स कि आप किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो। जैसे HCl है, एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये बेस है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है जिसमें H और OH का कंटेंट ना हो, वो सॉल्ट कहलाया जाता है। ठीक, जिसमें H और OH ना हो, वो सॉल्ट कहलाया जाता है। अब आपको ये कैटेगराइज करना आना चाहिए कि सॉल्ट जो है वो किस किस से मिलके बना है। सोडियम कहाँ से आया होगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, तो ये किसका पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट होगा। जबकि क्लोरीन कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी बात ठीक है। अब सॉल्ट के अंदर एक्चुअल में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट कैन एक्ट एज एसिड, डिपेंड्स, और इट कैन एक्ट एज बेस, डिपेंड्स। आप रिएक्ट किससे करवाते हो। अगर सॉल्ट की रिएक्शन आप किसी एसिड से करवाते हो तो उसका बेसिक पार्ट रिएक्ट करता है, और अगर सॉल्ट की रिएक्शन आप किसी एसिड से करवाते हो, सॉरी बेस से करवाते हो, तो उसका एसिडिक पार्ट रिएक्ट करता है। सही, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, Na2CO3, ये एक सॉल्ट है, इसके रिएक्शन में HCl से करवाऊं तो ये कहां से आया होगा, ये NaOH से आया होगा, सॉल्ट है ना, H प्लस और OH नहीं है। बाकी ये कहां से आया होगा, ये किसी एसिड से आया होगा, जो एसिड होगा वो H2CO3 होगा। इतनी बात समझते हो। तो अब ये तो एसिडिक पार्ट है, बता पाओगे इससे कौन रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे इसका बेसिक पार्ट यानी कि सोडियम रिएक्ट कर रहा होगा। तो सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट। प्लस जब भी सॉल्ट को किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो गैस और वाटर दोनों निकलती है, CO2 प्लस H2। सही है। अब सोडियम का कोई भी सॉल्ट लोगे, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। माने सपोज ले लो, गैस वेरी हो सकती है ना। अगर मैं Na2SO3 ले लूं, Na2CO3 की जगह, तो NaCl प्लस H2O ये तो बनेगा, लेकिन गैस CO2 नहीं, कौन सी लिबरेट होगी, सही। अब एक रैंडम रिएक्शन है, कोशिश करिएगा बताने की। NaCl प्लस H2SO4 क्या देगा, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, लेकिन अब ये तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये जो अपन करते हैं ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। ठीक,
अब ये जो अपन ने रिएक्शन लिखी NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HCl, ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब स्टेप वाइज रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। होता क्या है, हाइड्रोजन जाएगा लेकिन एक एक करके, जैसे NaCl H2SO4 के साथ, ये एसिड है, एसिड का काम H प्लस डोनेट करना होता है। कितने H प्लस दे सकता है H2SO4? 2 H प्लस दे सकता है, लेकिन देगा कैसे? एक एक करके। तो H2SO4 जब एक H प्लस दे रहा होगा तो एक काय में कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और HSO4 माइनस जब एक H प्लस देगा तो एक काय में कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ये बात समझते हो? अब बस इसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। तो इस तरीके के रेशो में रिएक्ट करवाऊंगा मैं। तो जब आप NaCl को H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे होगे इनिशियली, तो क्या बनेगा? बस NaHSO4 प्लस HCl, H प्लस उसके Cl माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये NaHSO4 फर्दर H2SO4 से रिएक्ट करता है, सॉरी फर्दर NaCl से रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? Na2SO4 प्लस HCl। तो ये स्टेप वाइज एसिडिफिकेशन हो गया, और कुछ नहीं। सही। बाकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो HCl H2O, जैसा कि अपन जानते हैं वाटर एम्फोटेरिक होता है, मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। क्यों? क्योंकि इसको जब आप तोड़ोगे तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, दोनों कंटेंट है इसके पास, H प्लस भी OH माइनस भी। तो इसलिए वाटर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, वाटर क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक पार्ट भी होता है, तो वो HCl का एक H प्लस खुद एक्सेप्ट कर लेगा और वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या है, एक होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फादर ऑफ ऑल एसिड बोलते हैं इसको। काम आता है ज्वेलरी धोने के, मतलब अगर गोल्ड की ज्वेलरी पे आपके डस्ट वस्ट या गंदगी लगी हो तो इसमें डुबकी मार दो, वो हट जाती है। एक सवाल आ जाता है इस पे कि जब भी अपन ज्वेलरी को साफ करवाने लेके जाते हैं तो उसका वेट घट क्यों जाता है? तो उसका सीधा सीधा रीजन इतना सा है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो उसमें से कुछ गोल्ड कंटेंट को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका ज्वेलरी का वेट है वो थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है। एक्वारेजिया बोले तो 3 पार्ट इसमें HCl के होते हैं और एक HNO3 का होता है। ठीक है, इतना है HCl के अंदर। नाउ वील मूव ऑन टू कौन, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर अगर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा आपके, कुछ एक सबसे पहले तो प्रॉपर्टी, मैंने वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी क्या इसकी? चालू ही नहीं हुआ था। ठीक। तो एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो बढ़ेगी, आयनिक रेडियस की बात करोगे तो बढ़ेगी, बस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर बोलिए। गलत, मैंने आपको हेलोजन के टाइम पे ही बोला था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की फैमिली, बस। सल्फर तो सही है, हर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है दैट ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के केस में ऑक्सीजन लास्ट आ जाता है। मतलब जैसे हेलोजन में आपका फ्लोरीन पहले आ रहा था,
इसमें ऑक्सीजन एक्चुअल में लास्ट होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, आगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, इट एग्जिस्ट एज गैस। आगे जितने भी हैं ये सारे पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब नेचर। सल्फर जैसे वो आपका एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे Fe भी एसिएट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, कैटिनेशन टेंडेंसी बोलते हैं। कैटिनेशन टेंडेंसी बोले तो खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सारे सॉलिड इन नेचर होते हैं, इसलिए जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते जाते हैं। ठीक बात, लिख लीजिए इतना। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी तो बढ़ता है। वो आप ट्रेंड के टर्म्स में बात कर रहे हो नजल, ये थोड़ी ना कोई बात हुई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल पहली बात तो मेटेलिक कैरेक्टर से अगर कोई रिलेशन नहीं है इसका। फिर आप जो कह रहे हो बॉन्ड वीक होगा, आपको कैसे पता बॉन्ड वीक होगा भाई? मैंने बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ओवरलैपिंग या इफेक्टिवनेस की बात होती है, सेम साइज के एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप डिफरेंट साइज के एलिमेंट्स की लोगे तो ओवरलैपिंग उतनी बेकार है। अगर वो सेम साइज के एलिमेंट्स हैं तो उनकी ओवरलैपिंग ठीक होती है। ठीक है, तो खैर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपको समझना है तो आप देखो इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में मैं बात करूं या मेल्टिंग पॉइंट के कंपेयर में मैं बात करूं, तो होता क्या है कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट का कि मेल्ट करना मतलब आपने उसको लिक्विड फॉर्म में बदला है, सही है ना भाई? जिंक को क्या बोलते हो? सॉलिड। लेकिन Zn+2 को क्या बोलते हो? एक्वस। इतना जानते हो आप? तो ये अपन ने क्या करा है, सॉलिड से एक्वस में गए हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। ये प्रोसेस जितना आसानी से होगा आप लिक्विड में उतनी आसानी से कन्वर्ट हो जाओगे, सही है? बस, तो जब अपन इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन सल्फर Fe और T की, मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? खत्म। तो मतलब वो यहां से यहां पे आसानी से जाएगा, तो मेल्ट कंपैरेटिवली आसानी से होगा। ठीक है, दोनों के कंपेयर में बात करेंगे, वो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साइमल्टेनियस होते हैं, बट ये तो समझने के लिए बात होगी, इसको ये कोई रीजन अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रीजन तो सीधा सीधा इसका इतना सा है क्योंकि इससे आपका एक कैटिनेशन वाला क्वेश्चन रिलेट होता है, वरना मैं रीजन देने में तो ये दे देता। बाकी ये जो तीनों होते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होते हैं। इतने ज्यादा बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। ठीक है, डन। आगे मतलब काम की बात नहीं है, बाकी पूछ ले फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप डबल बॉन्ड एनर्जी की बात करो डायरेक्ट उतार लीजिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल्ड एलेबोरेशन में नहीं जाऊंगा मैं। वो डबल बॉन्ड होगी ज्यादा होती है, इस डबल बॉन्ड ऐसे। लेकिन अगर आप सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो इसकी मतलब यूं आप मान सकते हो कि इसकी जो ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह होता है। खत्म। सबसे शॉर्टेस्ट वे है ध्यान रखने का। तो एस एस, SC TE, डन। नेक्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बोले तो वाटर को खींचने की टेंडेंसी, बताइए। ठीक है ना, ज्यादा वाटर खींचेगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं
साइज सबसे ज्यादा किसका होगा आफ्टर हाइड्रेशन? ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा खींचेगा, इतना खींच लेता है कि इसका साइज मैक्स हो जाता है आफ्टर हाइड्रेशन। डन। आगे अगर अपन बात करें तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हो तो ये H2E टाइप का कंपाउंड बनाता है, माने H2O, H2S, H2SE, H2T। अब इसके बेसिस पे वो क्या क्या सवाल पूछ सकता है वो मैं सारे एक बार में लिखवा देता हूँ, ठीक है। वैसे यही सेम कैटेगरी के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, तो देखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी सब में से? अरे यार बीच बीच में अटक जाता है, ठीक है ना। जो सबसे आसानी से H+ लूज कर दे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो जो ऑर्डर होगा, मैं डायरेक्ट साइन लगा रहा हूँ, है ना, वो ये होगा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो जितनी आसानी से टूट गया। आप थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब आप टेम्परेचर दिए जाओ, गर्म करे जाओ करे जाओ करे जाओ, जो जल्दी टूट गया उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, जो मुश्किल से टूटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा उसी में होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा तो वो भी इसी का ज्यादा। बॉन्ड एंगल इसका 104 डिग्री होता है, इन सबका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज हो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या सामने वाले से ऑक्सीजन निकाल ले। दूसरे टर्म में बोले तो सामने वाले में हाइड्रोजन ऐड कर दे और खुद से हाइड्रोजन निकाल दे। तो ऐसा कौन है सबसे आसानी से हाइड्रोजन? लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की। अब रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करवाएंगे, तो रेस्ट बचा, उसमें दो तरीके के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, या तो EO2 या EO3, ठीक है। वेयर E स्टैंड फॉर रेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक। इसमें ध्यान रखना है ओजोन जो है वो गैस होती है, जबकि SO2 गैस होती है और SiO2 सॉलिड होता है। डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बढ़ने की वजह से फेस कुछ इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। डन।
EO2 और EO3 बोथ आर एसिडिक इन नेचर, और ये तीनों कंपाउंड दोनों तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये तीनों एलिमेंट दोनों तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। है जी, ई ये है, मतलब ओ स्टाइल से टीपो, तो ई ये है, SO2 SO3 SeO2 SeO3 ऐसा। आगे बात करते हैं। तो अपने सिलेबस में इस साल ऑक्सीजन गैस का 3 कंपाउंड्स हैं, मतलब एक बात करी गई है O2 के बारे में, एक बात करी गई है O3 के बारे में, और एक बात करी गई है SO2 के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे O2 की। इसमें मैं पहले बताऊंगा क्या क्या प्रिपरेशन इसकी। और राजल जी, O2 की सिर्फ 3 या 4 मेथड हैं जिससे आप ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हो। पहला है आप क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, स्पेलिंग पे ना जाए, डाइक्रोमेट, इनमें से किसी को भी डायरेक्टली हीट कर दो, आपको O2 मिल जाएगी। दूसरा दूसरा क्या तरीका है, भूल गया, एक मिनट। हाँ, H2O2 के डिकम्पोजिशन से O2 मिलती है। तीसरा, लो रिएक्टिव मेटल से, लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से O2 मिलती है। और चौथा, कुछ एक प्रोसेसेस है जैसे SO2 + O2 गिव्स SO3, यहाँ से O2 मिलती है। तो ये एक और है, मतलब ये प्रोसेस तो खैर आगे बता दूंगा मैं क्या है क्या नहीं। इससे अच्छा आप ये ध्यान रख लीजिए कि हायर ऑक्साइड की हीटिंग से, हायर ऑक्साइड बोले तो उसके अंदर मिक्स्ड ऑक्साइड आ जाते हैं, आपको O2 मिलती है। जैसे मिक्स्ड ऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो PB3O4 विल बी द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। PbO और PbO2 का मिक्सचर होता ही है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको Pb3O4 मिल जाएगा। यहाँ तक बात सही? हाँ। ठीक है, अब वो मत बहस करना कि Pb और PbO2 को सर जोड़ रहे हैं तो Pb2O3 मिल रहा है, Pb3O4 नहीं, रेशो वाइज बात चलती है। दो आप PbO का कंटेंट लेते हो और एक PbO2 लेते हो। मैंने एलिमेंट बोले थे, उनके रेशो के बारे में कोई कमेंट नहीं करा था। तो Pb और PbO2 के बारे में, मतलब Pb और PbO2 को जब आप आपस में मिक्स करते हो तो Pb3O4 बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 या 4 चीज अपने को ध्यान रखनी है और इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन अपने को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले की, क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट। तो जैसे KClO4 है, इसको जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा KCl + O2। ठीक बात। आगे KMnO4, K2Cr2O7, KNO3, इन सब के अंदर एक चीज फिक्स है कि आप इनमें से किसी को भी हीट करो आपको क्या मिलेगा, O2 में। चलो, इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी कितने बजे होगी? 4:45 से मेरी क्लास है, 5:30 पे मैं वापस लिंक भेजता हूँ आपको। ठीक है।